हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम केपलर के फर्स्ट लॉ की स्टडी करेंगे और फिर हम इलिप्स की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे, है ना। और उसके बाद हम इन कंसेप्ट पे ये जो प्रॉब्लम बेस्ड है नीट 1988 में, है ना, इस प्रॉब्लम को ट्राई करेंगे, है ना। ये प्रॉब्लम है, फिर हम इसको ट्राई करेंगे, है ना। ये लेवल 2 की प्रॉब्लम है, एक अच्छे लेवल की प्रॉब्लम है ना। इसमें ये सारे कंसेप्ट इन्वॉल्व है, केपलर का फर्स्ट लॉ और इलिप्स की प्रॉपर्टीज़, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि इलिप्टिकल ऑर्बिट्स की डिस्कवरी कैसे हुई थी, है ना। पहले हम ये देखते हैं कि केपलर से पहले क्या क्या चीज़ें मालूम थी, है ना। तो केपलर से पहले कोपर्निकस ने इस दुनिया को बताया कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी प्लैनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, है ना। और सन सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है ना। आज ये बातें हमको बहुत आसान लग रही है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में कई सौ साल लग गए थे, है ना। इससे पहले क्या धारणा थी कि सन पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और अर्थ इस यूनिवर्स के सेंटर में है ना। बहुत ही स्पेशल प्लेस है अर्थ, एक बहुत ही स्पेशल प्लेस है, हम दुनिया में बहुत खास है और ये पूरी दुनिया हमारी चक्कर लगा रही है ना। अब सवाल ही पैदा होता है कि ये गलत धारणा कैसे डेवलप हुई, है ना। अगर आप देखो कि आज भी अगर हम अर्थ के पर्सपेक्टिव से सन का मोशन और स्टार्स के मोशन की स्टडी करें तो कैसा लगेगा, है ना। आप देखो कि सनराइज होता है ना। जब सनराइज होता है तो आप देखते हो कि सन धीरे धीरे एक हाइट तक पहुंचता है और फिर वो धीरे धीरे शाम होते होते वेस्ट में सेट हो जाता है ना। रात को हम लोग सो जाते हैं, लेकिन सन वेस्ट से नीचे से होता हुआ और वापस ईस्ट में पहुंच जाता है ना। अब क्या होगा कि कल सुबह होगी और फिर से सनराइज होगा और फिर से ये उसी साइकिल में जाता जाएगा और फिर से सनसेट हो जाएगा और फिर दोबारा ये रात को हम लोग सो जाते हैं, लेकिन सन नीचे से चलता हुआ वापस ईस्ट में पहुंच जाएगा, है ना। तो आपने देखा कि अगर हम ये ऑब्जर्वेशन करते हैं तो आपको क्या लगेगा कि सन पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना। बिल्कुल ऐसा ही लगेगा और ये साइकिल रोजाना होती है। तो जब हर कोई व्यक्ति इस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा और रोजाना करेगा तो उसके अंदर ये गलतफहमी पैदा हो सकती है कि सन हमारे चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना। और सन ही नहीं, अगर रात को आप स्टार्स को क्लोजली देखोगे तो आप देखना कि जो स्टार 8 बजे अगर आप उसको देखोगे कहीं पे तो 2 घंटे बाद आप देखोगे कि वो वेस्ट की तरफ चला जाएगा, है ना। और थोड़ी देर बाद और देखोगे तो वो और वेस्ट की तरफ चला जाएगा और सन की तरह वो भी वेस्ट में सेट हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे आप ऑब्जर्व करोगे कि पूरा स्काई ही वेस्ट की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है और पूरा स्काई धीरे धीरे वेस्ट में सिंक हो जाएगा, है ना। यानी ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया आपके चक्कर काट रही है ना। तो ये गलतफहमी कैसे पैदा हो रही है। सवाल ये है कि आप जहाँ से इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो वो प्लेटफॉर्म ही रोटेट कर रहा है ना। पहले के लोगों को ये मालूम नहीं था कि अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ के रोटेशन के इफेक्ट की वजह से आपको ये चीज़ें आपके चारों तरफ चक्कर लगाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि सच ये है कि आप खुद रोटेट हो रहे हो। ये स्टार्स और सन तो अपनी जगह हैं, लेकिन आप खुद रोटेट कर रहे हो और इसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि सन आपके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और जो स्टार्स हैं वो भी आपके चक्कर लगा रहे हैं। तो पहले के लोगों को ये गलतफहमी हो गई थी कि ये पूरी दुनिया उनके चक्कर लगा रही है ना। तो आपने देखा कि ये अफेक्ट किस वजह से है कि अर्थ रोटेट हो रही है, लेकिन हमको अर्थ का रोटेशन फील नहीं होता, इसलिए इस धारणा से बाहर निकलना बहुत मुश्किल था, है ना। तो कोपर्निकस का जो अचीवमेंट है वो ये है कि वो इस धारणा से बाहर निकला और उसने हमको बताया कि प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी प्लैनेट सन का चक्कर लगा रहे हैं, सन आपके चक्कर नहीं लगा रहा, है ना। आप इतने भी खास नहीं हो कि ये पूरी दुनिया आपके चक्कर लगाएगी, है ना। ओके, दूसरी बात कोपर्निकस ने हमको बताया कि ये जो ऑर्बिट्स होते हैं ये सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं, है ना। यानी प्लैनेट्स इस तरीके से सर्किल में सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, दूसरा प्लैनेट बड़े वाले सर्किल में होगा और इस तरीके से अलग अलग सर्किल्स में, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स में सारे प्लैनेट सन का चक्कर लगा रहे हैं, है ना। ठीक है, अब कोपर्निकस की पहली बात तो बिल्कुल सही है ना। अब सवाल यह है कि सर्कुलर ऑर्बिट्स अगर देखा जाए तो ये बात भी लगभग सही है ना। अगर आप प्लैनेट्स के ऑर्बिट को देखोगे तो वो अधिकतर सर्कुलर होते हैं, यानी
वो सर्कुलर जैसे ज़्यादा होते हैं और इलिप्टिकल बहुत ही कम, स्लाइटली इलिप्टिकल होते हैं, यानी बहुत कम उनमें इलिप्टिकनेस बहुत कम होती है उनके अंदर, है ना। ओके, तो सवाल ही पैदा होता है कि जब वो ऑर्बिट सर्कुलर ज़्यादा हैं और इलिप्टिक कम होते हैं, तो फिर इतने कम इफेक्ट को केपलर ने कैसे डिटेक्ट किया? केपलर ने कैसे पता लगाया कि ऑर्बिट सर्कुलर ना होकर के इलिप्टिकल होते हैं, है ना। आइए देखते हैं, है ना। तो प्लैनेट्स के ऑर्बिट कैसे हैं? ऑलमोस्ट सर्कुलर, लगभग सर्कुलर जैसे हैं और बहुत ही कम इलिप्टिकल होते हैं। दे आर ओनली स्लाइटली इलिप्टिकल। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले, अर्थ का ऑर्बिट, वीनस का ऑर्बिट और नेपच्यून के ऑर्बिट को जब आप देखोगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट सर्किल के बहुत क्लोज है, बहुत ही कम इलिप्टिकल होते हैं, है ना। ओके, इसके बाद आप देखोगे कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इनका ऑर्बिट भी बिल्कुल सर्कुलर जैसा है, लेकिन ये उससे थोड़े ज़्यादा इलिप्टिकल है ना, लेकिन अभी भी सर्कुलर जैसे ज़्यादा है ना। सोलर सिस्टम के अंदर 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिनका ऑर्बिट इतना इलिप्टिकल है कि वो उनका जो मोशन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में फिट नहीं होता। जो डेटा आपने एस्ट्रोनॉमर्स ने रिकॉर्ड किया, मार्स का जो ऑर्बिट डेटा रिकॉर्ड किया वो सर्कुलर ऑर्बिट में फिट ही नहीं हो रहा था, है ना। तो यहाँ से हमको क्ल्यू मिला कि जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं होते और इलिप्टिकल होते हैं, क्योंकि मार्स का जो ऑर्बिट है वो इतना इलिप्टिकल है कि वो सर्कुलर ऑर्बिट में फिट ही नहीं होता। केपलर ने काफ़ी कोशिश की थी कि मार्स का जो भी डेटा है उसको हम सर्कुलर ऑर्बिट में फिट करने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें फिट नहीं हुआ। तो वहाँ से ये क्ल्यू मिला कि सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होते, इलिप्टिकल ऑर्बिट होते हैं, है ना। सबसे ज़्यादा जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है वो मरकरी का होता है, लेकिन मरकरी को ऑब्जर्व करना आसान नहीं है क्योंकि मरकरी सन के पास होता है, इसलिए वो सिर्फ हमको सनराइज और सनसेट के समय दिखता है और सन की ग्लेयर की वजह से वो दिखाई नहीं देता। लेकिन मार्स को ऑब्जर्व करना बहुत आसान होता है, क्योंकि अगर आपने देखा हो जब मार्स अर्थ के पास होता है तो वो बहुत ही ब्राइट रेड दिखता है ना। जुपिटर के बराबर उसकी ब्राइटनेस हो जाती है और स्काई में बहुत ही ब्राइट रेड दिखता है ना। बहुत अच्छा लगता है मार्स को देखना, है ना। तो एक तो मार्स की ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है और ये सन से काफ़ी दूर है ना, इसलिए मार्स की स्टडी करना काफ़ी आसान था। और मार्स का जो मोशन था, एस्ट्रोनॉमर्स को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसका मार्स के मोशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मार्स का जो मोशन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में बिल्कुल फिट नहीं हो रहा था, है ना। तो ये उस समय की एक पजल थी कि मार्स के मोशन को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, है ना। ओके, तो आपने देखा कि किस तरीके से ऑर्बिट धीरे धीरे इलिप्टिकल होते जा रहे हैं। सबसे जो सर्कुलर ऑर्बिट है वो किसका है? अर्थ, नेपच्यून और वीनस का। उसके बाद फिर जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, इनमें थोड़ा सा इलिप्टिक हो जाते हैं ये, लेकिन अभी भी सर्कुलर है। और सबसे ज़्यादा जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है वो मार्स और मरकरी का होता है ना। लेकिन अभी भी ये इतना इलिप्टिकल नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें इतना इलिप्टिकनेस है कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में फिट नहीं होते हैं और यहाँ से आपको वो चीज़ पता चलती है ना। अगर आप कॉमेट्स को देखोगे, कॉमेट्स का जो ऑर्बिट होता है वो तो हाईली इलिप्टिकल होता है। कॉमेट्स का ऑर्बिट बहुत ही ज़्यादा इलिप्टिकल होता है और इलिप्स बिल्कुल ऐसा लंबा सा इलिप्स बनता है। जैसे अगर आप देखो कि सपोज कीजिए ये सन है ना, तो कॉमेट्स का जो ऑर्बिट कैसा होगा, वो बहुत दूर से सन के पास आ जाते हैं और फिर वापस बहुत दूर चले जाते हैं। तो बहुत ही हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है कॉमेट्स का, ठीक है। ओके, अब एक कंसेप्ट होता है एसेंट्रिसिटी। इस कंसेप्ट ये मेजर करता है कि कितना इलिप्टिकल शेप है ना, हाउ मच इलिप्टिकल, है ना। ई का जो स्केल होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है। ई की वैल्यू जब 0 होती है इसका मतलब क्या हो गया? परफेक्ट सर्किल, बिल्कुल परफेक्ट सर्किल, है ना। और ई की वैल्यू 1 सबसे ज़्यादा होती है ना। तो कॉमेट्स का जो वैल्यू है वो 0.9 के करीब है। जैसे एक बहुत ही फेमस कॉमेट होता है हेलीज कॉमेट, इसकी वैल्यू कितनी है? 0.9। यानी 0.9 का मतलब क्या हो गया कि बहुत हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट है आपका, है ना। अब अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स में सबसे ज़्यादा जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है वो मार्स और मरकरी का होता है। लेकिन फिर भी आप देखो इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है ना। मार्स की वैल्यू कितनी आ रही है? वैसे ये 0.09 होती है, लेकिन ये राउंड फिगर में आपने इसको 0.1 लिख दिया, है ना। और मरकरी सबसे ज़्यादा इलिप्टिकल ऑर्बिट होता है,
इसकी वैल्यू है 0.2। आपने देखा कि सबसे ज़्यादा इलिप्टिकल ऑर्बिट है इनका, लेकिन फिर भी इनकी वैल्यू काफ़ी मतलब अभी भी कम है ना। ओके, बाकी जो सारे प्लेनेट हैं उन सब की वैल्यू 0.1 से कम होती है। अर्थ, वीनस और नेपच्यून की वैल्यू तो लगभग 0 के करीब ये होती है, यानी इनके ऑर्बिट काफ़ी सर्कुलर होते हैं, है ना, और थोड़े से ही इलिप्टिकल होते हैं। ठीक है, तो क्ल्यू कहाँ से मिला? केपलर को क्ल्यू मिलता है मार्स के ऑर्बिट की वजह से, क्योंकि उसमें इतना इलिप्टिक है वो कि सर्कुलर ऑर्बिट से काम नहीं चलेगा, है ना। ओके, अब हम ये देखते हैं कि अर्थ का ऑर्बिट कितना सर्कुलर है, इस बात को थोड़ा सा अप्रिशिएट करते हैं, है ना। अर्थ का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है सन से वो होता है 152 मिलियन किलोमीटर्स, और इसका मिनिमम डिस्टेंस होता है 147 मिलियन किलोमीटर्स, है ना। यानी आप देखो कि ये सन है ना, और ये अर्थ का ऑर्बिट है, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है ये 147 है, और ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ये 152 है। अब देखो इन दोनों डिस्टेंस के बीच में सिर्फ 5 का अंतर है, 5 मिलियन किलोमीटर का अंतर है ना। अगर आप इसको एक स्मॉल स्केल से समझना चाहो तो हमारे पास जो स्केल होता है 30 सेंटीमीटर का, है ना, उस पर अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस नंबर को 15.2 सेंटीमीटर, है ना। आप देखोगे कि इसके बहुत ही पास है ये 14.7 सेंटीमीटर, यानी स्केल पे हमारा जो नॉर्मल स्केल होता है उस पर हम इन दोनों वैल्यूज़ को देखें तो ये इनकी लंबाई लगभग एक जैसी लगेगी आपको दिखाई देने में, बहुत कम अंतर है इसके अंदर, है ना। आप देखो कि जब इतने छोटे स्केल पे ये दोनों लंबाई हमको एक जैसी लग रही है, तो इतने बड़े स्केल पे तो ये जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी नहीं है ना। ये लगभग सेम डिस्टेंस है, यानी अर्थ का जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर ज़्यादा है और ऑलमोस्ट सर्कुलर है ना। लेकिन फिर भी ये जो थोड़ा सा अंतर है इसकी वजह से भी कुछ चीज़ों में अफेक्ट पड़ जाता है ना। ओके, यानी हमारे अंदर जो परसेप्शन है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं, कि बहुत ज़्यादा इलिप्टिकल ऑर्बिट होता होगा, ऐसा नहीं है। जो प्लेनेट के ऑर्बिट है वो अधिकतर सर्कुलर होते हैं, है ना। ठीक है, सिर्फ मार्स और मरकरी के ऑर्बिट इतने इलिप्टिकल हैं कि वो आपको दिखाई दे जाएगा कि इलिप्टिकल है ना? ओके, हालांकि इस ऑर्बिट को भी हम टेक्निकली इलिप्टिकल ऑर्बिट ही कहेंगे, क्योंकि ये परफेक्ट सर्किल नहीं है, और ये जो थोड़ा सा अंतर है इसकी वजह से भी कुछ कहीं ना कहीं कुछ फर्क पड़ता है ना। ओके, अब सवाल ये है कि केपलर ने कैसे डिस्कवर किया कि ऑर्बिट सर्कुलर ना होकर इलिप्टिकल है ना। इतना जो स्मॉल इफेक्ट है ये कैसे उसको मालूम चला? पहली बात तो केपलर काफ़ी ट्राई कर रहा था इस प्रॉब्लम को, है ना। मार्स की एक प्रॉब्लम जो एस्ट्रोनॉमर सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, मार्स की मोशन को नहीं समझ पा रहे थे, तो केपलर काफ़ी ट्राई कर रहा था, काफ़ी उसने कैलकुलेशंस की, कई तरह के मॉडल्स उसने अप्लाई किए, है ना। केपलर को एक मौका मिला टाइको ब्राहे का असिस्टेंट बनने का, है ना। टाइको ब्राहे कौन है? टाइको ब्राहे एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने बहुत ही प्रिसाइज तरीके से प्लैनेट्स और स्टार का जो मोशन है स्काई में होता है उसको बहुत ही प्रिसाइज तरीके से रिकॉर्ड कर रखा था, है ना। टाइको ब्राहे के पास कोई टेलीस्कोप नहीं था, वो नेकेड आई से ऑब्जर्वेशन करते थे, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप कर लिए थे जिससे वो प्रिसाइज डाटा उन्होंने कलेक्ट किया, है ना। तो टाइको ब्राहे का जो डेटा है वो केपलर को मिल गया, है ना। केपलर मैथ और कैलकुलेशन करने में बहुत अच्छे थे, है ना। तो जब केपलर की मैथ और कैलकुलेशन एबिलिटीज़ बहुत अच्छी थी, जब केपलर को टाइको ब्राहे का प्रिसाइज डेटा मिल गया तो फिर उसने उस डेटा को पैटर्न उसमें देखना शुरू किया कि ये डेटा में क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है, उस डेटा में क्या रिलेशनशिप बन रही है ना। तो केपलर ने कई सारे मॉडल्स उसमें ट्राई किए, काफ़ी कैलकुलेशंस की, इतनी कैलकुलेशंस की कि फ्रस्ट्रेशन लेवल तक की, लेकिन केपलर को विश्वास था अपने ऊपर, और उसको विश्वास था कि टाइको ब्राहे का डेटा सही है ना। तो केपलर को अपने आप पे विश्वास था कि उसको प्लैनेट्स के मोशन का पता लगाना है कि कैसे मोशन होता है, और जब उसको टाइको ब्राहे का डेटा मिला, केपलर को विश्वास था कि ब्राहे का डाटा बहुत सही है ना। शुरुआत में तो केपलर ने एक कोशिश की कि मार्स का जो मोशन है उसको सर्कुलर ऑर्बिट में फिट करने की कोशिश की, लेकिन जो टाइको ब्राहे का जो डेटा था वो ये कह रहा था कि वो सर्कुलर में फिट नहीं हो रहा था, यानी डेटा आपसे कह रहा है कि कुछ और चीज़ है ना। तो जब हम उसमें इन्वेस्टिगेट करते
तो आपको नई चीज़ मिलती है ना। तो केपलर की ने किस तरीके से डिस्कवर किया, एक तो टाइको ब्राहे का प्रिसाइज डेटा है ना, और मार्स के ऑर्बिट का ज़्यादा इलिप्टिकल होना है ना। मार्स का ऑर्बिट ज़्यादा इलिप्टिकल है, ब्राहे का प्रिसाइज डेटा मिल गया उसे, और उसके मैथ जो कैलकुलेशन एबिलिटीज़ थी केपलर की वो बहुत अच्छी थी है ना। तो इन सब चीज़ों की वजह से केपलर ने डिस्कवर किया कि इलिप्स जो शेप है, जब उसमें हम उस डेटा को फिट करते हैं तो सब कुछ सही बैठ जाता है और मार्स का मोशन एक्सप्लेन हो जाता है ना। ओके, तो केपलर का जो फर्स्ट लॉ है वो क्या है, उसको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं है ना, क्योंकि ये हमको बताता है कि ऑर्बिट्स की शेप सर्कुलर ना होकर के इलिप्टिकल होती है ना। तो केपलर का फर्स्ट लॉ, इसको हम लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहते हैं। ये हमको दो चीज़ें बताता है। पहली चीज़, प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन, यानी प्लैनेट्स सन के अराउंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में मूव करते हैं है ना। दूसरी चीज़ ये बताता है कि सन इज लोकेटेड एट वन फोकस ऑफ इलिप्स है ना। अभी आप देखोगे कि इलिप्स जो शेप होती है उसके अंदर दो फोकस होते हैं। तो केपलर ने कहा कि इन दोनों फोकस में से एक फोकस पे सन लोकेटेड होता है ना, यानी इलिप्स के एक फोकस पे सन लोकेटेड होता है ना। ये सब चीज़ें हम अभी सीखेंगे कि इलिप्स की शेप कैसी होती है और उसके फोकस कहाँ पे होते हैं है ना। ओके, तो ये केपलर का फर्स्ट लॉ है, उससे हमको ये दो बातें पता चलती हैं। ठीक है, ओके। अब आप देखो कि सबसे पहले कोपरनिकस ने जो हमको बताया था कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था कि सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है सन है ना। ये कब पता चला था? 1543 में है ना। इसके बाद केपलर ने 1609 में अपने पहले दो लॉ पब्लिश किए है ना। ये 1609 में उसने पब्लिश किए। थर्ड लॉ उसने 1619 में पब्लिश किया था। ठीक है, इसके बाद न्यूटन आता है 1687 में है ना। न्यूटन ने तो सब कुछ बता दिया था कि ऐसा क्यों होता है ना। केपलर के ये जो लॉ है ना, केपलर का ये जो लॉ है, ये लॉ ऐसे लॉ को एम्पिरिकल लॉ कहा जाता है ना। ये लॉ कैसे होते हैं कि जो डेटा के अंदर से आपने पैटर्न पता लगा लिया, लेकिन आपको कारण पता नहीं है कि ऐसा होता क्यों है ना। तो केपलर को पता नहीं था कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है ना। ये कहाँ से मालूम चला? न्यूटन के यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो न्यूटन के आने के बाद जो साइंस की प्रोग्रेस है वो काफ़ी अलग ही दिशा में हो गई। न्यूटन की वजह से साइंस पूरी तरह से चेंज हो गई, क्योंकि न्यूटन ने बताया हमको कि जो आपको अफेक्ट दिख रहा है उसके पीछे कॉज क्या है। कॉज को अफेक्ट से उसने कनेक्ट किया। फोर्स का मॉडल हमको दिया, किसी भी चीज़ को फोर्स से एनालाइज करके और उसके मोशन को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो पूरे यूनिवर्स के लिए न्यूटन ने थ्योरी दी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिससे सारे जो प्लैनेट्स के और स्टार के मोशन है और अर्थ पे भी जो भी मोशन हो रहा है सबको आप एक्सप्लेन कर सकते हो। केपलर के सारे लॉ न्यूटन के लॉ से प्रूव किए जा सकते हैं है ना। जैसे कि न्यूटन ने जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन निकाला था, वो उसमें क्या था कि जो ग्रेविटी फोर्स होती है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होती है ना। तो अगर कोई फोर्स 1/r² के प्रोपोर्शनल है, तो न्यूटन ने ये भी प्रूव किया था अपनी बुक में कि अगर फोर्स 1/r² के प्रोपोर्शनल है तो जो मोशन होगा किसी ऑब्जेक्ट का वो या तो सर्कुलर होगा या फिर इलिप्स में होगा है ना। तो इसी तरीके से केपलर के सारे लॉ प्रूव हो जाते हैं न्यूटन के थ्योरी से है ना। ओके, अब हम इलिप्स की स्टडी करते हैं कि इलिप्स की जो शेप है वो किस तरीके से होती है और उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है ना। ओके, आइए इलिप्स की शेप को ड्रॉ करना सीखते हैं है ना। जब आप इसको ड्रॉ करना सीखोगे तो वहाँ से आपको इलिप्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाएगी, उसकी इंट्यूटिव फीलिंग हमको हो जाएगी है ना। ओके, इलिप्स, हाउ टू ड्रॉ द इलिप्स है ना। ओके, इलिप्स की जो शेप है वो सर्किल से मिलती जुलती है और दोनों को जो ड्रॉ करने का तरीका है उसमें भी कुछ सिमिलैरिटी होती है ना। ओके, तो हम सर्किल और इलिप्स को दोनों को कंपेयर करते हुए ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना। पहले सर्किल को ड्रॉ करते हैं। ओके, सपोज कीजिए कि कोई पॉइंट फिक्स है, कोई फिक्स पॉइंट है सी है ना। कोई फिक्स पॉइंट है और यहां से आपने एक धागा बांध दिया है। इस पॉइंट से आपने एक धागा बांध दिया है
और इस तरीके से अभी वो धागा बिल्कुल ढीला है ना? ये धागा आपने बांध के यहाँ पे छोड़ दिया है, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि इस धागे की एक सिरा तो आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया, बांध दिया है, दूसरे सिरे से आपने एक सपोज कीजिए एक पेंसिल बांध दी है, और अब आपको क्या करना है कि इस धागे को आपने टाइट कर दिया, ठीक है ना। आपने इस धागे को टाइट कर दिया है और ये ऐसे बन गया है, और यहाँ पे आपकी पेंसिल फिक्स हो रखी है, ठीक है ना। अब इस धागे को टाइट करके जब आप इस पेंसिल को यूँ घुमाओगे, यहाँ पे फिक्स हो रखा है ना, तो क्या बन जाएगा, आप सबको अच्छी तरह से मालूम है ना, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ रखा है, ये क्या बन गया, सर्किल बन गया, है ना। बहुत ही इंट्यूटिव फिगर है ये। अगर आप इस डिस्टेंस को फिक्स रखते हो यानी सेंटर से, और फिर इस पॉइंट को चलाते हो यहाँ पे, है ना, ये कोई पॉइंट पी है ना, तो ये पॉइंट पी इस तरीके से जा रहा है कि ये डिस्टेंस से इसकी दूरी हमेशा फिक्स है, क्योंकि ये जो धागे की लंबाई है इसको आपने टाइट करके एक फिक्स कर दी कि भाई इतनी लंबाई है, और उसी लंबाई से आप इसको टाइट रखते हुए और आपने ये पूरा रास्ता घुमा दिया, तो ये क्या बन गया, आपका सर्किल बन गया, है ना। ओके, अब की बार हम क्या करते हैं कि उसी तरीके से जैसे हमने सर्किल को किया था, एक जगह से धागे को बांध दिया था, अब की बार आप दो जगह से हम उस धागे को बांध देंगे, है ना। सपोज कीजिए एक पॉइंट है F1, है ना, और दूसरा पॉइंट है F2। तो आपने एक धागा लिया और यहाँ से F1 पॉइंट से इस धागे को बांध के और ये दूसरे पॉइंट से ये धागे को बांध दिया। अभी ये जो धागा है वो ढीला है ना, आपने सिर्फ दो फिक्स पॉइंट से इस धागे को बांधा है ना। अब आपको क्या करना है कि एक पेंसिल को इस धागे के बीच में रख करके और इसको टाइट कर देंगे। कैसे करेंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, यहां पे आपकी पेंसिल है, ठीक है ना। तो आपने धागे के बीच में पेंसिल को रख करके इस धागे को मैक्सिमम टाइट कर लिया है ना। अब ये जो धागे की लंबाई है ये एक फिक्स लंबाई हो गई। अब आपको क्या करना है कि ये जो आपका पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम घुमाएंगे इसके चारों तरफ, ठीक है। जब आप इस पॉइंट को इस तरीके से इसको टाइट रखते हुए घुमाओगे तो क्या बन जाएगा, ये जो पॉइंट है आपका ऐसे ही घूमते हुए ये ऐसे बन जाएगा, है ना। क्या बन गया, ये इलिप्स बन गया। इसको ड्रॉ करके देखना एक बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि अक्सर तो हम सर्किल बनाते हैं, सर्किल तो बनाते बनाते हमको कई क्लासेस हो गई, लेकिन कभी भी इलिप्स बनाना नहीं सिखाया गया, है ना। जबकि 10 से पहले ही ये बनाना जो सिखा देना चाहिए था, क्योंकि सारे जो प्लैनेट हैं वो कैसे कौन से ऑर्बिट में जाते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में जाता है। यानी आपको 6 से लेके जो 10 तक की जो पढ़ाई होती है उसमें इलिप्स को ड्रॉ करना पहले ही सिखा देना चाहिए था, है ना। कोई ज़्यादा बड़ी बात थोड़ी है, और इसको बनाने में अच्छा भी लगता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा इसको बनाने में, क्योंकि ये जो शेप बन जाएगी ये भी शेप उनकी जानी पहचानी है, क्योंकि अंडे का जो शेप होता है वो भी इलिप्स होता है, और एस्ट्रोनॉमी में भी प्लैनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में जाते हैं। यानी ये चीज़ छोटी क्लासेस में देनी चाहिए थी, है ना। होता क्या है कि बड़ी क्लासेस में हम आ जाते हैं और बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इलिप्स को ड्रॉ करके देखा है, बहुत ही मतलब 5% से भी कम लोग होंगे जिन्होंने एक्चुअल में इलिप्स को ड्रॉ करके देखा है। मैंने भी ड्रॉ करके नहीं देखा, सही बताऊं तो, है ना, क्योंकि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें यह है कि जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो आपने बाद की क्लासेस में रख रखी हैं, जबकि इसको ड्रॉ करना इतना भी मुश्किल नहीं था, इसको छोटी क्लासेस में दिया जा सकता था, है ना। ओके, तो ये हमारी एक ब्यूटीफुल शेप बन गई, इलिप्स बन गया, ठीक है ना। अब ये जो आपने ड्रॉ किया है, यहाँ से हमको इलिप्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी समझ में आ रही है। वो क्या है कि इस पॉइंट पी से, है ना, ये जो पॉइंट पी है ना, ये जो पॉइंट पी है इसकी इन दोनों फिक्स पॉइंट से इसकी जो दूरी है यानी PF1, है ना, प्लस PF2, ये दूरी हमेशा कैसी रहेगी, फिक्स रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि आपने ये जो धागा लिया है इसकी लंबाई तो फिक्स है। तो अगर ये पॉइंट यहाँ पे आगे जाता है और यहाँ पे आ जाता है, इस तरीके से आप इस पॉइंट को चला रहे हो,
तो ये जो इसकी दूरी बनती जाएगी ये हमेशा फिक्स रहेगी, क्योंकि ये वही धागा है ना जिसे हम ड्रॉ कर रहे हैं। और इस बात की इंट्यूटिव फीलिंग हमको ड्रॉ करते वक्त हो गई। जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये अलग अलग तरह की इस तरह की शेप बनती जाएगी उस धागे की, लेकिन आपको मालूम है कि आपने धागे को टाइट रखा हुआ है और उसकी जो लंबाई है वो फिक्स है। यानी आप कन्विंस हो गए इस बात से कि ये जो सम है वो हमेशा फिक्स रहेगा, है ना। अगर आप इसको वैसे अगर हम ज्योमेट्री से प्रूव करें तो हो सकता है कि बहुत कठिन लगे, लेकिन हमने ड्राइंग करके इसको इस मैकेनिकल वे से जो आपने इसको ड्रॉ किया है उससे हमको ये फीलिंग आ गई है कि ये जो सम होगा डिस्टेंस का, ये पॉइंट पी कहीं भी चला जाता है इस रास्ते पे, इसकी जो दूरी है इन दोनों फिक्स पॉइंट से वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलिप्स की, है ना। अगर कोई पॉइंट इस तरीके से चलता है कि इन दोनों फिक्स पॉइंट से अपनी दूरी को सेम रखता है, मतलब दोनों पॉइंट से जो इसकी दूरी है उसका सम अगर सेम रहता है और इस तरीके से वो चलता है तो क्या बन जाएगा, इलिप्स बन जाएगा, है ना। तो ये आपका बन गया इलिप्स, ठीक है। दिस इज आवर इलिप्स, ठीक है, ओके। अब हम इलिप्स की कुछ प्रॉपर्टीज सीखेंगे और फिर उसको एस्ट्रोनॉमी में अप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू। अभी आपने इलिप्स को ड्रॉ करना सीखा, आइए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज सीखते हैं, है ना। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ इलिप्स, है ना। तो ये आपका इलिप्स है ना। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये दो एक्सिस हैं, है ना। एक एक्सिस ये है और एक एक्सिस ये है ना। इलिप्स ऊपर से दबा हुआ है तो ये भी हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो एक्सिस है इसकी लेंथ स्मॉल है ना। इस एक्सिस को आप कहते हो माइनर एक्सिस, है ना। माइनर एक्सिस हमारे ज़्यादा काम का नहीं है, हमारे काम का क्या है, ये जो एक्सिस है जिसकी लेंथ ज़्यादा है ना, इस एक्सिस को आप क्या कहते हो, मेजर एक्सिस, है ना। तो ये आपका हो गया मेजर एक्सिस ऑफ इलिप्स, ए से लेके बी तक। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, ए से लेके बी तक हो जाएगी, ए बी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इलिप्स का मेजर एक्सिस होता है ना। ओके, अब आपने देखा था कि जब हमने इलिप्स को ड्रॉ किया था तो वहां पे दो फिक्स पॉइंट थे। इन पॉइंट्स को आप कहते हो फोकस, है ना। ये फोकस ऑफ इलिप्स है ना। एक फोकस हो गया F1 और दूसरा फोकस हो गया F2, ठीक है। इस फिगर को आप देखो कि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल दिख रहा है ना, क्योंकि ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है। एक चीज़ हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये जो A से लेके F1 की जो दूरी है, ये जो टुकड़ा है ये बिल्कुल F2 से लेके जो B की दूरी है उसके बराबर है ना। हमको ये दिखाई दे रहा है कि, है ना, आप देखो ये A से लेके F1 की जो दूरी है ये F2 से लेके B की जो दूरी है उसके बराबर है, क्योंकि सिमेट्री से बिल्कुल दिख रहा है हमको, है ना। यानी आप कह सकते हो कि AF1 इज इक्वल टू ये F2B, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल बात है इसको ऑब्जर्व करना, क्योंकि सिमेट्री से हमको ये दिखाई दे रहा है कि ये जो छोटा डिस्टेंस है ये इस छोटे डिस्टेंस के बराबर है ना। एक बात और है कि इलिप्स का ये जो बीचों बीच वाला पॉइंट है इसको इलिप्स का सेंटर कहते हैं। हालांकि इसका ज़्यादा काम नहीं है, हमारे लिए काम क्या है कि ये जो दोनों फोकस होते हैं इलिप्स के ये इंपॉर्टेंट होता है ना। और एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि ये जो फोकस है ये आपका इस सेंटर और ए के बीच में नहीं है, ये थोड़ा ए की तरफ है ना। ये सब चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं, ठीक है। ओके, तो ये दो फोकस हो गए इलिप्स के, है ना। ओके, अब हम ये देखते हैं कि ये जो पॉइंट P है इसकी जो दूरी है इन दोनों फोकस से जो इसकी दूरी है ना, इसका जो सम है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी इस पॉइंट P की दूरी, पहले फोकस से दूरी कितनी है PF1 और दूसरे फोकस से दूरी है PF2, इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इस बात को हमने तभी समझ लिया था जब आपने इलिप्स को ड्रॉ करना सीखा था, है ना। आपको मालूम है ये वही थ्रेड है ना, और थ्रेड की लंबाई तो हमेशा फिक्स रहेगी। यानी ये पॉइंट कहीं भी चला जाता है, इसकी दूरी इन दोनों फोकस से इसकी जो दूरी होगी उसका सम हमेशा फिक्स रहेगा, है ना, क्योंकि थ्रेड की लंबाई तो हमेशा सेम रहेगी। और इस बात से हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि भले ही से उसकी शेप अलग अलग बनेगी लेकिन उसका सम हमेशा फिक्स रहेगा, है ना। आप इस बात को कह सकते हो क्योंकि आपको मालूम है कि थ्रेड की लंबाई तो सेम रहेगी, है ना। ओके, दूसरे तरीके से हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट इस तरीके से चलता है कि उसकी दूरी इन दोनों फोकस से उसकी जो दूरी है
उसका सम अगर वो फिक्स रखता है ना, इस तरीके से चलता है कि अपनी दूरी, इन दोनों फोकस से जो उसकी दूरी है उसका सम अगर वो फिक्स रखता है तो उसके चलने से जो रास्ता बनेगा वो इलिप्स होता है ना। यही चीज़ हमने देखी थी इलिप्स को ड्रॉ करते वक्त, है ना। यानी आप देखो कि ये पॉइंट कहीं भी चला जाता है, इसकी जो दूरी है दोनों फोकस से, इसका सम हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि ये वही थ्रेड की लंबाई है ना, जो कि हमेशा फिक्स रहेगी। अगर ये पॉइंट यहाँ पे आ जाता है तो भी इसकी ये जो दोनों फोकस से दूरी है वो सेम रहेगी, है ना, कहीं भी चला जाता है ना। अब की बार ये दोनों दूरी, इनका सम सेम रहेगा, है ना। अलग अलग डायग्राम बन रहा है, लेकिन आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हो उस बात को, क्योंकि ये चीज़ कॉन्फिडेंस कहाँ से आया आपको, क्योंकि आपने उसको ड्रॉ करके देखा था और वो जो लेंथ थी थ्रेड की वो सेम थी। इसलिए आप कह सकते हो कि ये भले से कैसी भी मैथमेटिक्स बन रही है इसकी, अगर आप इसको ज्योमेट्री से देखो, लेकिन आप कह सकते हो कि ये टोटल जो सम है डिस्टेंस का वो हमेशा सेम रहेगा। ओके, अब हम ये देखते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलिप्स की, और इसी प्रॉपर्टी से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, है ना। ठीक है, ये क्या है कि ये जो पॉइंट P अभी हमने देखा था कि दोनों फोकस से इसकी जो दूरी है उसका सम जो होता है वो हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। यानी P की दूरी PF1 प्लस PF2, ये जो दूरी है इसका जो सम है वो आपको मालूम है कि वो थ्रेड की लंबाई थी, और ये चीज़ हमेशा फिक्स रहती है। ये किसके बराबर होता है ना, ये होता है, ये जो मेजर एक्सिस है इसकी लेंथ के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो सम है PF1 प्लस PF2, ये जो पॉइंट P की दोनों फोकस से दूरी है इसका सम किसके बराबर हो गया, मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसी प्रॉपर्टी से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, है ना। ओके, अब हमने इलिप्स की प्रॉपर्टी देख ली है। अब आपको क्या करना है, इलिप्स को एस्ट्रोनॉमी में अप्लाई करते हैं, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में आपको मालूम है कि जो प्लैनेट्स के ऑर्बिट होते हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट्स होते हैं, है ना। तो आइए इलिप्स को एस्ट्रोनॉमी में अप्लाई करते हैं, है ना। ओके, तो ये आपका इलिप्स है ना, और इसके ये दो फोकस होते हैं, है ना। ठीक है, और ये पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है ना। ये पॉइंट जो मूव कर रहा है यहाँ पे वो क्या है, प्लैनेट है ना। ये जो मूविंग पॉइंट है ये आपका क्या है, प्लैनेट। इस तरीके से वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा है ना। और ये जो ऑर्बिट दिख रहा है आपको, ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, ये जो इलिप्स की शेप है ना, ये क्या है आपका ऑर्बिट। ये ऑर्बिट है प्लैनेट का, और ये प्लैनेट इस तरीके से घूम रहा है। और ये जो दो फोकस होते हैं, है ना, एक फोकस पे आपका क्या होगा, सन होगा, है ना। यानी इस फोकस पे आपका क्या होगा, यहाँ पे सन होगा, ठीक है। इन दोनों फोकस में से एक फोकस पे सन होता है, और यहाँ पे कुछ नहीं होता है, यहाँ पे ये एम्प्टी रहता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है ना। यानी दोनों फोकस में से एक फोकस पे सन आएगा और इस फोकस पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्लैनेट आपका सन के चारों तरफ घूम रहा है। सन आपका कहाँ पे है, यहाँ पे आपका सन हो जाएगा, ठीक है ना। आपने देखा कि ये जो प्लैनेट है वो सन के पास आता जाएगा और फिर सन से दूर जा रहा है, फिर दूर चला जाएगा, फिर ऐसे करके उसका डिस्टेंस कम ज़्यादा होता जा रहा है ना, ठीक है। तो ये एस्ट्रोनॉमी के अंदर हमारी ये पिक्चर है ना। ये ऑर्बिट हो गया, ये प्लैनेट हो गया, और ये सन हो गया, ठीक है। ओके, अब आप ये देखो कि ये जो प्लैनेट है इसका जो सन से डिस्टेंस है ना, इसको आप कनेक्ट कर दो तो ये आ जाएगा प्लैनेट का सन से डिस्टेंस, है ना। जैसे जैसे ये प्लैनेट सन की तरफ चारों तरफ घूम रहा है, आप यहाँ पे देखो कि इसका जो डिस्टेंस है वो लगातार चेंज होता जा रहा है। यानी डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, है ना। ये लगातार चेंज होता जा रहा है ना। ओके, आप देखो जब ये प्लैनेट यहां पे था तो इसकी दूरी कितनी थी, ये वाली दूरी थी, है ना। अब यहां पे प्लैनेट आ गया तो इसकी ये दूरी हो जाएगी। जब प्लैनेट यहां पे आ जाएगा तो इसकी दूरी ये हो जाएगी। इस तरीके से आप देखो कि प्लैनेट जैसे जैसे सन के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है, इसकी दूरी चेंज होती जा रही है ना। तो आपने देखा कि जब इसकी दूरी लगातार चेंज होती जा रही है,
यानी कि कोई ऐसा पॉइंट आएगा जब इसकी दूरी सन से सबसे कम होगी, और एक ऐसा भी पॉइंट आएगा जब इसकी दूरी सन से सबसे ज़्यादा होगी, है ना। अब आप यहाँ पे इस फिगर को देख के बताओ कि वो पॉइंट कौन सा है जब सन से इसकी दूरी सबसे कम हो जाएगी, और वो पॉइंट कौन सा है जब सन से इसकी दूरी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, है ना। थोड़ा सा इसको पॉइंट को रिवॉल्व करके देखो, प्लैनेट को सन के चारों तरफ रिवॉल्व करके देखो, और वो दोनों पॉइंट को डिस्कवर करो, ठीक है। ओके, है ना। तो आपने देखा कि जब ये प्लैनेट, है ना, सपोज कीजिए प्लैनेट यहाँ पे था, है ना, घूमते घूमते आप देखो कि यहाँ पे आ गया, है ना, ये दूरी ज़्यादा है और ये दूरी कम है, यानी प्लैनेट जैसे जैसे इधर आता जा रहा है इसकी दूरी कम होती जा रही है, इसको और इधर लेके आते हैं, ठीक है ना, तो ये दूरी और कम हो जाएगी, और ये बिल्कुल ये पॉइंट अगर इधर आ जाता है तो ये जो दूरी है, आप देखो ये सन ये रहा इधर और ये रहा प्लैनेट आपका, तो ये जो दूरी है सबसे कम हो जाएगी, है ना। और फिर वापस प्लैनेट जब आगे आता जाएगा तो ये आप देखो कि प्लैनेट की जो दूरी है वो सन से बढ़ती जा रही है ना। अब प्लैनेट इधर आ गया तो उसकी दूरी बढ़ती जा रही है, फिर यहाँ पे आ गया और ज़्यादा हो गई। अब सबसे ज़्यादा किधर हो जाएगी जब प्लैनेट इधर आ जाएगा, है ना, तो ये दूरी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। यानी आपने देखा ये जो मेजर एक्सिस है, मेजर एक्सिस पे सन इधर रखा हुआ है, ये वाला जो छोटा डिस्टेंस है ये सबसे कम डिस्टेंस है प्लैनेट और सन के बीच में। इस डिस्टेंस को आप क्या कहते हो, ये मिनिमम डिस्टेंस है, और इसको हम कहते हैं पेरिहीलियन। ये सबसे कम वाला डिस्टेंस हो गया, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये सबसे ज़्यादा डिस्टेंस है, इसको आप कहते हो एफिलियन, ठीक है ना। अब क्योंकि पेरिलियन पी से स्टार्ट होता है इसलिए इस पॉइंट का नाम भी पी रख दिया गया है ना। और ये जो पॉइंट है ये एफिलियन वाला पॉइंट है, यानी प्लैनेट और सन के बीच में सबसे ज़्यादा दूरी हो जाती है, तो इस पॉइंट का आपने नाम रख दिया ए रख दिया, ठीक है ना। ये ए से स्टार्ट होता है इसलिए आपने इस पॉइंट का नाम ए रख दिया, और ये पी से स्टार्ट होता है तो इसका नाम पी से हो गया। तो ये जो स्मॉल डिस्टेंस है इसको आप क्या कहोगे, पेरिहीलियन डिस्टेंस, और ये जो बड़ा वाला डिस्टेंस है इसको आप कहोगे एफिलियन डिस्टेंस, है ना। ओके, तो आपने देखा कि ये जो मेजर एक्सिस है ये दो पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हो, ये है मिनिमम डिस्टेंस और ये वाला मैक्सिमम डिस्टेंस है। इन दोनों के बराबर क्या हो गया, ये लेंथ हो गया मेजर एक्सिस की, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ओके, अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो मेजर एक्सिस है पी से लेके ए तक, ये पेरिलियन वाला पॉइंट है और ये एफिलियन वाला पॉइंट है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया, ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, है ना। ये आपका मेजर एक्सिस है, ये उसकी लेंथ हो गई। तो आपने देखा कि ये जो मेजर एक्सिस है इसकी लेंथ दो पार्ट्स में है, एक तो ये स्मॉल डिस्टेंस और ये बड़ा वाला डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस क्या था आपका, पेरिलियन डिस्टेंस, और ये जो बड़ा वाला डिस्टेंस है ये एफिलियन डिस्टेंस। इन दोनों का आप सम कर दोगे तो मेजर एक्सिस की पूरी लेंथ आ जाएगी, है ना। पी ए कितना हो जाएगा, पी एस प्लस एस ए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है इसको समझना कि मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस इन दोनों के बराबर ये लेंथ आ गई आपकी मेजर एक्सिस की, ठीक है। ओके, अब फाइनली अब हम सारी चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये जो पेरिलियन वाला पॉइंट था इसको आपने पी से रिप्रेजेंट कर दिया, इसलिए प्लैनेट को अब की बार हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि प्लैनेट के लास्ट में टी आता है, इसलिए टी लेटर से अब की बार हमने प्लैनेट को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। ओके, तो प्लैनेट की जो दूरी है ना, और जो फोकस है, क्योंकि फोकस पे सन आता है इसलिए फोकस का भी आपने चेंज कर दिया, एफ की जगह आपने इसको एस से डिनोट कर दिया, है ना। ये एस हो गया और ये एस डैश हो गया, एस सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो हमारी जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी वो क्या है कि इस प्लैनेट की दूरी, ये दोनों फोकस से जो उसकी दूरी है यानी टी एस प्लस टी एस डैश, ये जो दोनों फोकस से इस प्लैनेट की दूरी है ना, इसका सम किसके बराबर हो जाएगा, मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर हो जाएगा। मेजर एक्सिस की लेंथ कहाँ से कितनी है, पेरिलियन पॉइंट से एफिलियन पॉइंट तक, मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर हो जाएगा प्लैनेट की फोकस से जो दोनों फोकस से जो दूरी है उसका सम हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी है
जिससे हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, है ना। ओके, आप इसका डायग्राम बना लो और इसको अच्छी तरीके से समझ लो, इसी से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, है ना। ओके, आइए अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेवलप करते हैं, है ना। तो इस प्रॉब्लम में लिखा हुआ है द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन आर R1 एंड R2, है ना। हमको मालूम है कि जब कोई प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो एक पोजीशन ऐसी आती है जब वो मिनिमम डिस्टेंस पे होता है, और एक पोजीशन ऐसी आती है जब वो सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है ना। तो आपको वही दोनों डिस्टेंस दे रखे हैं। लार्जेस्ट डिस्टेंस आपको R1 दे रखा है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको R2 दे रखा है ना। आगे लिखा हुआ है कि इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट ड्रॉन फ्रॉम द सन। तो यहां पे आपको लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर आपने कहां से ड्रॉ किए, सन की पोजीशन से ड्रॉ किए, है ना। आपको मालूम है कि जो इलिप्स होता है उसका जो मेजर एक्सिस होता है वहां पे इलिप्स के दोनों फोकस होते हैं और एक फोकस पे सन होता है ना। तो सन की पोजीशन से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और ये परपेंडिकुलर जो इलिप्स का जो ऑर्बिट है वहां पे मीट करेगी और वहां पे क्या होगा, प्लेनेट होगा, है ना। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो प्लेनेट का डिस्टेंस है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन, वो डिस्टेंस हमसे पूछा गया है कि प्लेनेट और सन के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो हमको निकालना है ना। ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको आना चाहिए कि इलिप्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना। वो हमने देखा है अभी कि इलिप्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इलिप्स को एस्ट्रोनॉमी में कैसे अप्लाई करना है ना। ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। इसके अलावा आपको असेंशियल मैथ स्किल्स चाहिए, है ना। कुछ मैथ स्किल्स आपको आनी चाहिए, है ना। बहुत ही एसेंशियल मैथ स्किल्स हैं, अगर वो आपको आती है तो आप इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं, आइए इसका सॉल्यूशन डेवलप करते हैं, है ना। तो सॉल्यूशन करने के लिए पहले हम इलिप्स बनाते हैं, है ना। पहले हम इलिप्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका इलिप्स हो गया, ठीक है। ये इलिप्स हमने बना लिया है, और इलिप्स के दो फोकस होते हैं, है ना। एक फोकस ये हो जाएगा और एक फोकस ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस फोकस पे क्या होता है, सन होता है, और दूसरे फोकस पे यहाँ पे कुछ नहीं होता है, ये एम्प्टी होता है, इसको आपने एस डैश से डिनोट कर दिया, ठीक है। अब आपको मालूम है कि जब प्लेनेट सन के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा तो ये वाली जो पोजीशन आएगी इसको हम कहते हैं पेरिलियन पोजीशन, है ना। यहाँ पे प्लेनेट की दूरी सन से सबसे मिनिमम होती है ना? और जब ये प्लेनेट यहाँ से रिवॉल्व होता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो ये पॉइंट कौन सा होता है, एपिलियन पॉइंट होता है ना। यहाँ से प्लेनेट की सन से दूरी सबसे ज़्यादा होती है ना। अब हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो दूरी है यहाँ से लेके ये जो मैक्सिमम दूरी है ये कितनी दे रखी है हमको, R1 दे रखी है, ठीक है ना। ये दूरी आपको R1 दे रखी है ना। और ये जो मिनिमम डिस्टेंस आपको दे रखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रखा है, ये कितना दे रखा है आपको, ये आपको R2 दे रखा है, ठीक है ना। ये ठीक है, ये आपका R2 हो गया, और ये जो पूरा डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका R1 हो गया, है ना। इस तरीके से ये डिस्टेंस हमको दे रखा है। अब क्वेश्चन में हमसे ये कह रखा है कि जो सन की पोजीशन है यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, है ना। ये मेजर एक्सिस है ना। इलिप्स का मेजर एक्सिस होता है, मेजर एक्सिस पे सन यहाँ पे होता है एक फोकस पे, और सन से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, मेजर एक्सिस से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री हो गया, है ना। अब ये परपेंडिकुलर ऑर्बिट में कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे है आपका प्लेनेट, सपोज कीजिए आपका प्लेनेट है टी, प्लेनेट के लास्ट में टी आता है इसलिए उसको टी से डिनोट कर दिया। तो ये चीज़ है, ये फिगर दे रखा है कि सन से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो ऑर्बिट में यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे आपका प्लेनेट है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि प्लेनेट और सन के बीच की दूरी पूछी गई है, यानी आपसे TS की लेंथ पूछी गई है ना। अब आप यहाँ से देखो, इस फिगर को आप देखो कि क्या यहाँ पे कोई राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना। इस फिगर को आप देख के बताओ कि क्या यहाँ पे कोई 90 डिग्री का ट्राइंगल बन रहा है ना। उस ट्राइंगल को आप बना के देखो वो कौन सा ट्राइंगल है ना। ओके, है ना। तो आपने पता लगा लिया होगा कि वो कौन सा ट्राइंगल है ना। अगर आप देखो
इस प्लेनेट को मैं इस दूसरे फोकस से ज्वाइन कर देता हूं तो आपने देखा कि एक ट्राइंगल बन गया TSS', ये 90 डिग्री का ट्राइंगल बन गया है ना। और ये हमारी वो इलिप्स की जो प्रॉपर्टी थी, जो सबसे बेसिक इलिप्स की प्रॉपर्टी है, वो बन गया ना कि इस प्लेनेट का दोनों फोकस से जो डिस्टेंस होता है उसका जो सम होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है ना। तो ये वो वाली चीज़ बन गई। इलिप्स की जो ज्योमेट्री है वो इसी उससे तो बनी थी है ना। तो इस तरीके से हमने ये ट्राइंगल बना लिया है ना। अब हमको मालूम है कि ये 90 डिग्री ट्राइंगल दे रखा है ना। इसकी अगर हमको साइड मालूम चल जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी है ना। ओके, प्लेनेट से सन की दूरी हमको मालूम नहीं है, ये हमको निकालना है। तो इसको आप मान लीजिए कि ये x है ना। प्लेनेट से सन की दूरी को हमने x मान लिया, ठीक है। अब क्या हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं? आप देखो ये ट्राइंगल आपका बन गया है ना। ये आपका T पॉइंट है, ये S है और ये S' है। इस तरीके से आपका ट्राइंगल बन गया है। ये प्लेनेट और सन के बीच की दूरी है, ये हमको मालूम नहीं है, ये हमको निकालना है, इसलिए हमने इसको x मान लिया, ठीक है ना। अब हमको ये साइड निकालनी है S और S'। क्या हम यहां से निकाल सकते हैं? आप देखो ये जो डिस्टेंस है S से लेके A तक, ये कितना है? प्लेनेट की जो सन से मैक्सिमम दूरी होती है, ये दूरी हमको कितना दे रखा है? R1 दे रखा है ना। और ये जो स्मॉल डिस्टेंस है ना, आपको सिमेट्री से मालूम है कि ये जो स्मॉल डिस्टेंस है ये भी किसके बराबर होगा? इस स्मॉल डिस्टेंस के, है ना। तो ये स्मॉल डिस्टेंस भी किसके बराबर हो गया? R2 के बराबर हो गया। अब इस R1 में से अगर इस R2 को माइनस कर दिया जाए तो S और S से लेके S' की दूरी आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? R1 माइनस R2। तो आपने देखा कि दोनों फोकस के बीच की दूरी आपने निकाल ली, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की दूरी तो कितनी थी? R1 दे रखी थी मैक्सिमम डिस्टेंस। इसमें से जब हमने ये शॉर्ट डिस्टेंस माइनस कर दिया R2, तो आपके पास आ गया R1 माइनस R2, है ना। यानी आपने पता लगा लिया कि ये डिस्टेंस कितना हो गया? R1 माइनस R2, ठीक है। ये बहुत ही आसानी से यहां से हमको क्लियर दिख रहा था। आपको बस ये ध्यान रखना था, जो कि हमने इलिप्स की प्रॉपर्टी में देखा था, कि ये दोनों स्मॉल डिस्टेंस बराबर होते हैं, है ना। सिमेट्री से हमको दिख रहा है, ठीक है। अब हमको पता लगाना है ये जो हाइपोटेनस वाली साइड है इसकी वैल्यू कितनी है, वो पता लगाते हैं, है ना। ओके, अब आपको मालूम है कि जो इलिप्स की प्रॉपर्टी होती है, इलिप्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये आपका इलिप्स है ना। और ये जो मेजर एक्सिस है, इसका मेजर एक्सिस की जो लेंथ है ना। और अगर यहां पे कोई पॉइंट प्लेनेट T है, ठीक है ना, तो इसकी दोनों फोकस से जो इसकी दूरी है S और S', है ना, ये आ जाएगा तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि जो प्लेनेट का डिस्टेंस है दोनों फोकस से, उसका प्लेनेट का डिस्टेंस कितना है, इसका सम कितना होता है? पहले फोकस से डिस्टेंस TS और दूसरे फोकस से डिस्टेंस TS'। इन दोनों का जो सम है वो किसके बराबर होता है? मेजर एक्सिस की लेंथ के बराबर होता है। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है? P से लेके A तक। तो ये आ गया आपका P से लेके A तक, PA आ गया। अब PA की वैल्यू हमको मालूम है कि इस क्वेश्चन में दे रखी है R1 प्लस R2, है ना, क्योंकि हमको ये दोनों डिस्टेंस दे रखे थे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको R2 दे रखा था और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको R1 दे रखा था। तो PA की पूरी लेंथ हो गई R1 प्लस R2, है ना। अब ये जो TS है इसकी वैल्यू हमने x मानी थी, है ना। तो TS की वैल्यू आपने x मानी थी, तो TS डैश की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। आप देखो TS डैश की वैल्यू आप यहाँ से निकाली जा सकती है। कितनी आ जाएगी? ये हो जाएगा TS डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2 माइनस x, है ना। x इधर आ गया तो ये वैल्यू आ गई, है ना। तो आपने ट्राइंगल की तीनों साइड्स की वैल्यू निकाल ली, है ना। ओके, तो ये वाली साइड की वैल्यू कितनी आ गई? R1 प्लस R2 माइनस x, है ना। तो ये तीनों साइड की वैल्यू आ गई आपके पास। ये आपका 90 डिग्री एंगल है ना।
अब क्या अप्लाई करना चाहिए यहाँ पे, आपको x की वैल्यू निकालनी है, प्लेनेट और सन के बीच में डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे क्या अप्लाई करना चाहिए हमको, है ना, 90 डिग्री का एंगल है और तीनों साइड दे रखी है ना, यानी यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है ना। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। आप देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, R1 प्लस R2 माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना। ये आसानी से लिखा जा सकता है ना। अब हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करते हैं। ये एक्सप्रेशन कैसे एक्सपेंड होगा, इसको आप a मान लो, है ना, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले दोनों स्क्वायर लिख दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर माइनस 2ab। ये ज़्यादा बेटर लगता है मेरे को, मैं इसको लिखता हूँ ना। ओके, तो ये आ जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर हो रहा है ना, तो ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर यानी R1 प्लस R2 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2ab यानी R1 प्लस R2 और ये x मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो ये एक चीज़ बन गई है ना। आप ये सॉल्यूशन आपको करना चाहिए, है ना। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको मैनिपुलेशन करना आएगा, और ये एसेंशियल मैथ स्किल्स अगर आपको आती हैं तो ये इसको सॉल्व करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना। बहुत ही इजीली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। ये जो एसेंशियल मैथ स्किल्स अगर हमारे पास नहीं है तो फिर हमको ये सिंपल सी प्रॉब्लम भी बहुत टफ लगने लग जाएगी, है ना। आप इसको एक्सपेंड करके और सॉल्व करके देखो, आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। वीडियो को पॉज करके आप इसको खुद ट्राई करो, ठीक है। ओके, तो हमने इसको ये एक्सपेंड कर दिया, है ना, ये चीज़ आ गई। अब आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है कि देखो ये जो एक्स स्क्वायर था ये कैंसिल आउट हो गया इससे, है ना। तो यहाँ पे एक स्क्वायर का टर्म बचा है और यहाँ पे एक स्क्वायर का टर्म बचा है और ये माइनस वाली चीज़ बची है ना। तो ये तीन चीज़ें यहाँ पे बच रही है, एक माइनस वाला टर्म है ये, और ये दो स्क्वायर के टर्म्स है। अब हम क्या करते हैं कि रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ये जो माइनस वाला टर्म है इसको उधर ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। ये प्लस हो जाएगा, ये उधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2R1 प्लस R2 इंटू एक्स, है ना। और ये कितना हो गया, ये एक स्क्वायर का टर्म इधर यहाँ पर आ जाएगा, R1 प्लस R2 स्क्वायर, और वो जो वहाँ पे स्क्वायर था वो इधर आकर के माइनस हो जाएगा, R1 माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये चीज़ आ गई। देखो ये इसको एक्सपेंड करके लिखना ये बहुत सिंपल है, आपने यहाँ से लिख दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया था और उसके बाद हमने सिर्फ रीअरेंज किया है, ये फाइनल इक्वेशन आ गई, है ना। इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं, है ना। क्या इक्वेशन आ गई, 2R1 प्लस R2, ये यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आ गया आपके पास R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, है ना। अब इसको आप सॉल्व कैसे करोगे, है ना। या तो देखो आप इन दोनों का एक्सपेंड कर सकते हो तो भी वो कैंसिल आउट हो जाएगा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें भी। लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो ये क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है ना। यानी इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख सकते हैं ना ऐसे। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी की तरह लिख सकते हैं अपन। अब आप इसको देखो, ये a है और ये b है, तो जब आप a प्लस बी करोगे तो R2 से R2 कैंसिल आउट हो रहा है और R1 और R1 2 टाइम्स ऐड हो गए, यानी ये हो गया आपका 2R1, है ना। और अब की बार जब आप a माइनस बी करोगे, है ना, तो इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस करने की वजह से ये इसका माइनस प्लस हो जाएगा और ये R1 माइनस हो जाएगा, यानी R1 से R1 कैंसिल हो जाएगा और R2 दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी आपके पास आ गया 2R2, ठीक है ना। तो ये चीज़ इसके बराबर आ गई, है ना। ये इसको आपने लिख दिया 2R1 R2 x। अब यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है आंसर, है ना।
एक 2 से एक, ये एक 2 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू आ गई यहाँ से आपके पास। देखो x इज इक्वल टू 2r1 r2 अपॉन ये r1 प्लस r2 है ना। तो अपना आंसर आ गया कि x इज इक्वल टू 2r1 r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2 है ना। कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि काफ़ी सारे स्टेप्स हो गए, इसमें काफ़ी मैनिपुलेशन करनी पड़ रही है, लेकिन अगर आपके अंदर असेंशियल मैथ स्किल्स है तो इसको करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। बहुत ही इजीली तरीके से टर्म्स एक्सपेंड होकर के कैंसिल आउट हो जाते हैं और रीअरेंज होके आपका आंसर आ गया है ना। अगर आपको असेंशियल मैथ स्किल्स आती हैं और आप इस तरह की प्रैक्टिस करते रहते हो तो ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि असेंशियल मैथ स्किल्स आपको डेवलप करनी चाहिए। बहुत आपको हाई फाई कैलकुलस वाली मैथ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, आपको चाहिए बहुत बेसिक मैथ स्किल्स है ना। अगर वो भी हम डेवलप नहीं करेंगे तो ये सिंपल से सवाल हमको बहुत टफ लगने लग जाएंगे। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया है ना। इस पूरे प्रोसेस को आप दोबारा अपनी कॉपी में खुद ट्राई करो और ये मैनिपुलेशंस जितना एफिशिएंटली आप करोगे उतना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा है ना। बहुत सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये इलिप्स की प्रॉपर्टी यूज़ की थी। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 2r1 r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2 है ना। ये आपका आंसर आ गया कि अर्थ से सन का डिस्टेंस इस पोजीशन पे ये आंसर था है ना। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द वीडियो ऑन कैपलर्स फर्स्ट लॉ है ना। इसमें पूरा लेसन है और उसके बाद ये जो नीट में प्रॉब्लम आया था, नीट 1988, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है ना। लेवल 2 की प्रॉब्लम थी है ना। इसमें बहुत सारे ये सारे कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। कैपलर का फर्स्ट लॉ के सारे इसमें चीज़ें अप्लाई हो रही है ना। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट।